पौथेर पांचाली भाग 11। पिछले भाग में आपने सुना कैसे सरजया से अपू का टेलीग्राफ तार टूट गए तो अपू बहुत नाराज हो गया। दुर्गा ने बीच बचाव करके किसी तरह अपू को मनाया और टेलीग्राफ के तार फिर से बिछा दिए। उसने अपने से बड़े सत्तू को घर आकर खेलने का निमंत्रण दे डाला। सत्तू नहीं आया। अगले दिन अपू और दुर्गा दुकान का खेल खेल रहे थे तो सत्तू आया और उनके महाकाल के फल लेकर भाग गया। भागते हुए उसने अपू की आंखों में धूल डाल दी। दोनों भाई बहन कुछ नहीं कर सके। साध के फल जाने और अपमान से अपू रो पड़ा तो दुर्गा से सहा नहीं गया। उसने अपनी सहेज कर रखी गई कौड़ियों को अपू को दे दिया। अपू पढ़ने लिखने में तेज था। चौपाल पर बड़े बूढ़ों के बीच रामायण या पांचाली पढ़कर उसकी धाक जमी हुई थी। इस सबसे उसके पिता को उस पर बहुत गर्व होता था। उसके और दुर्गा के लिए जंगल सुपरिचित था। उसी जंगल में पोखर के पास विशालाक्षी देवी का टूटा हुआ मंदिर था जिसमें पूजा नहीं होती थी। अपू देवी के दर्शन होने के सपने देखता था। जंगल के पेड़ पौधे पत्ते लताएं उनके साथी थे। दुर्गा बड़ी हो रही थी। उसका पूजा के समय न्योता खाने जाना बंद हो गया था। स्वादिष्ट खाना अब खाने को नहीं मिलता था। घर में सरजया, दुर्गा और अपू यजमान के घर से लाए हुए ताश खेलकर अपना मन बहलाते थे। दिन में जो जंगल उनका सुपरिचित था, रात को उसी जंगल से अपू डरता था। रात को कभी अपू की नींद टूटती तो वह विशालाक्षी देवी के दर्शन के बारे में सोचता। उनके रूप, लावण्य, सुगंध और ज्योति कैसे जंगल को लबालब भर देती। उस आलोक, माया, चांदनी, सुगंध का सोचते सोचते अपू फिर सो जाता। कभी उनका दर्शन नहीं कर पाता। अब आगे। गांव के अन्नदा राय महाशय इस समय बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। गांव की फिर से पैमाइश हो रही है। उत्तर के मैदान में तंबू लगा है। पैमाइश के बड़े अधिकारी ने मैदान में नदी के किनारे दफ्तर खोला है और उनके साथ बहुत से छोटे मोटे अमले भी आए हैं। गांव के सभी भले आदमी कुछ न कुछ जमीन के मालिक हैं। वे बाप दादों की कमाई हुई संपत्ति के किनारे पर अपने अपने जीवन की नौका को भिड़ाकर और उसे कसकर खूंट से बांधकर जड़ पदार्थ की तरह निरुद्यम, गतिहीन और निष्क्रिय बने रहकर एक तरह से अच्छा ही काट रहे थे। पर अब की बार वे कुछ मुसीबत में फंस गए हैं। कोई किसी की जमीन दबाकर चैन की बंसी बजा रहा है तो कोई लगान 10 बीघे का देता है पर 12 बीघे पर कब्जा जमाए बैठा है। इतने दिनों तक यह सब बहुत मजे में चल रहा था। इतने में यह भामई आ गई। यूं तो सभी पर कुछ न कुछ गाज गिर रही थी, पर अन्नदा राय की मुसीबत जरा दूसरे ढंग की थी, या यूं कहना चाहिए कि सबसे विकट थी। उनके रिश्ते का एक भाई बहुत दिनों से पछाह में है। वे इतने दिनों से अपने प्रवासी रिश्तेदार के आम, कटहल के बाग तथा जमीन बिना किसी तरछुए के भोग रहे थे और उन्हें पूरा भरोसा था कि पैमाइश का कठिन समय अगर वे निकाल ले गए तो सारी जमीन और बाग नहीं तो कुछ तो वह अपने नाम से लिखा ही लेंगे। पर पता नहीं गांव के किसी आदमी ने उस प्रवासी रिश्तेदार को कोई पत्र डाल दिया था या कोई और बात हो गई थी। नतीजा यह हुआ कि 10 दिन से उस रिश्ते में लगने वाले भाई का बड़ा लड़का पैमाइश की देखभाल करने आया था। मुंह का कौर तो छिन ही गया, इसके अलावा लेने के देने पड़ गए। उस रिश्तेदार के हिस्से में जो कमरे थे वे ही मकान में सबसे अच्छे थे। अन्नदा राय विगत 20 साल से उन पर अधिकार जमाए हुए थे। अब भतीजे के आने से उन्हें वे कमरे छोड़ देने पड़े थे। भतीजा शौकीन तबीयत का कॉलेज का छात्र था। वह एक में सोता है तो दूसरे में पढ़ता लिखता है। इसीलिए ऊपर के कमरे से लोहे के संदूक, गिरवी में जमा माल, कागजात आदि हटा डालने पड़े हैं। नीचे वाले जिस कमरे में पालित के मोहल्ले से सस्ते दामों पर खरीदे हुए शहतीर रखे थे, उस कमरे को भी खाली कर देना है। शाम का समय था।
अन्नदा राय के चौपाल में मोहल्ले के कई आदमी बैठे हुए थे। यहीं ताश और पासे की मजलिस जमती है। पर आज अभी काम खत्म नहीं हुआ था। अन्नदा राय आए हुए असामियों को एक एक करके निपटा रहे थे। आंगन के सामने वाले हिस्से में एक कम उम्र किसान स्त्री एक छोटे लड़के को साथ में लेकर बहुत देर से घूंघट काढ़े बैठी थी। उसने सोचा कि अब की उसकी बारी आ गई है। वह उठ खड़ी हुई। अन्नदा राय ने जरा सिर नीचा करते हुए चश्मे के ऊपर से उसे देखते हुए कहा, कौन है? तेरा क्या नाम है? किसान स्त्री ने आंचल की गांठ खोलते हुए धीरे से कहा, मैंने बड़ी मुसीबत में कुछ रुपयों का बंदोबस्त किया है। रुपए ले लीजिए और खलिहान का ताला खोल दीजिए। कितनी तकलीफ में हूं कि क्या कहूं मालिक। अन्नदा राय की बाँछें खिल गईं। बोला, हरी, इसके रुपए तो गिन लो। बही खोलकर तारीख देखो और सूद का फिर से हिसाब कर लो। किसान स्त्री ने रुपए निकालकर हरिहर के सामने दालान के किनारे रख दिए। हरिहर ने गिनकर देखा कि 5 रुपए हैं। राय महाशय ने कहा, अच्छा, जमा कर लो। बाकी रुपए कहाँ हैं? अभी इतने ही लीजिए, फिर दे दूंगी। मैं खटकर पैसे चुका दूंगी। अभी इतना ही लेकर मेरे खलिहान का ताला खोल दीजिए। पहले जरा खा पी कर जान तो बचे। घर भी चूता है। तो फिर वह ऐसे भरोसे से बात कर रही थी जैसे उसे खलिहान की चाबी मिल गई है। बात यह है कि अभी यह राय महाशय को पहचान नहीं पाई थी। अन्नदा राय ने बीच में ही बात काट कर कहा, ओह, बड़ी आई है चाबी लेने वाली। सूद और मूल मिलाकर लगभग 40 रुपए बैठते हैं और 5 रुपया लाकर कहती है कि खलिहान खोल दो। नीच लोगों का ढंग ही निराला है। चल यहां से भाग, बेकार मेरा वक्त खराब न कर। किसान स्त्री को सभी लोग जानते थे। दीनू भट्टाचार्य को अच्छी तरह दिखाई नहीं देता था। बोले, कौन है अन्नदा? यह उस मोहल्ले के तबरेज की बीवी है। 4 दिन पहले तबरेज मर गया है ना। सूद और मूल मिलाकर 40 रुपए बाकी हैं। इसीलिए मरने के दिन की शाम को ही मैंने खलिहान पर ताला लगा दिया। अब यह कहने आई है कि खलिहान खोल दो, यह कर दो, वह कर दो। जो पैर के नीचे से सचमुच जमीन खिसक जाती तब भी तबरेज की बहू को इतना आश्चर्य न होता। अब वह कुछ कुछ समझी। आगे बढ़कर बोली, यह बात ना कही मालिक। मेरे मुन्ने के लिए उन्होंने उस साल सुनार से एक निम्बोरी बनवाई थी। सो भोंदा सुनार की दुकान में उसे बेचकर 5 रुपए मिले। बच्चे की चीज थी, उसे बेचने को जी नहीं चाहता था, पर क्या करती, पेट तो भरना ही था। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो बाद को मौका आएगा तो फिर निम्बोरी बनवा दूंगी। तो मालिक अब चाबी दे दीजिए। चल चल अभी जा। रुपए पैसों का मामला ऐसे गिड़गिड़ाने से थोड़े ही तय होता है। अभी तू यह बात नहीं समझती। तेरा आदमी होता तो समझता। चल अब दिख मत कर। ये 5 रुपए तेरे नाम से जमा रहेंगे। बाकी रुपए ले आ तो देखा जाएगा। कहती है कि लड़के को खाने को नहीं है तो मैं क्या करूं? तो तुझसे ना बन पड़े तो नालिश करके खलिहान खुलवा ले। अन्नदा राय घर के अंदर चले गए तो दीनू भट्टाचार्य ने कहा, बहू, तबरेज के कितने दिन हुए? सो कुछ मालूम तो? बाबा, बुध के दिन वह हाट से मछली ले आया। मैंने प्याज डालकर पकाकर भात दिया। बिल्कुल कोई लक्षण नहीं था। अच्छी तरह भात खाया। खाकर बोला, जाड़ा लग रहा है, मुझे कंबल ओढ़ा दे। सो मैंने ओढ़ा दिया। बाद को देखती क्या हूं कि अभी दिन नहीं छिपा और उधर से बिल्कुल कोई आवाज नहीं है। अगले दिन दोपहर तक मुझे और मेरे बच्चों को मंझधार में छोड़कर वह चल बसा। कहते कहते उसका गला रुंधाया। उसने फिर विनती करते हुए कहा, आप लोग जरा कहिए ना, कहकर जरा खलिहान की चाबी दिलवा दीजिए। बड़े बड़े कष्ट पड़े हैं। नहीं, मैं कर्ज बाकी थोड़ी रखूंगी, जिस तरह से भी हो। इतने में रिश्ते में लगने वाले भतीजा आ गया। इससे बातचीत बंद हो गई। दीनू ने कहा, आओ नीरेन भैया, शायद मैदान की तरफ घूमने गए थे।
तुम्हारे बाप दादों की यही जन्मभूमि है? तो यह बताओ, कैसा लग रहा है? नीरेन मुस्कुराया। उसकी उम्र 21-22 से अधिक नहीं है। खासा तगड़ा सुपुरुष है। कलकत्ता के किसी कॉलेज में वकालत पढ़ रहा है। बोलता थोड़ा है। यद्यपि बाप ने इसीलिए भेजा है कि कामकाज देखे, पर ना तो वह कुछ देखता है और न समझता है। दिन रात उपन्यास पढ़कर और बंदूक दाग कर वक्त काटता है। साथ में एक बंदूक लाया है। शिकार का शौकीन है। नीरेन ऊपर अपने कमरे में गया तो वहां देखा कि गोकुल की स्त्री कमरे में फर्श के ऊपर उकड़ू बैठकर फर्श से कुछ खोंट खोंट कर उठा रही है। दरवाजे के पास से ही नीरेन ने देखा कि उनका कीमती विलायती लैंप फर्श पर पड़ा हुआ है। उसके कांच का डोम चूर चूर हो गया और फर्श पर कांच के टुकड़े बिखरे हुए हैं। दरवाजे के पास जूते की आहट पाकर गोकुल की स्त्री ने चौंक कर पीछे की ओर देखा। उसे देखने पर ऐसा मालूम हुआ कि रोज की भांति वह कमरा साफ करने के लिए आई थी और उसने लैंप जलाना चाहा था। पता नहीं वह कैसे टूट गया। वह चाहती यह थी कि लैंप के मालिक के आने के पहले ही अपराध के चिन्ह स्वयं ही हटा दे, पर वह तो रंगे हाथों पकड़ी गई। इसलिए वह बहुत झेप गई। उसकी लज्जा के बोझ को कम करने के लिए नीरेन ने हंसकर कहा, वाह भाभी जी, आपने लैंप की अच्छी छुट्टी कर दी। अब देखिए ना, पकड़ी भी गई। आखिर मैं कानून जो पढ़ता हूं। अच्छा, आप जल्दी से चाय बना कर लाइए तो मालूम हो कि आप कितना चटपट काम कर सकती हैं। खैरियत यह है कि बक्स में एक दूसरा डोम है। ठहरिए, मैं बत्ती जला लूं। गोकुल की स्त्री ने लज्जित होकर कहा, दिया सलाई ले आऊं? नीरेन ने कौतुक के साथ कहा, आप दिया सलाई नहीं लाई तो लैंप उतार कर क्या कर रही थी? बहू अब की फिर हंसी और धीरे से बोली, मैंने सोचा कि कालिख लगी है, जरा पोंछ दूं। तो जैसे ही कांच उतारने गई, पता नहीं है विलायती मशीन वाली रोशनी कैसी है, कहकर बात बिना समाप्त किए ही फिर से झेप भरी हंसी हंसकर बाहर चली गई। नीरेन 10-12 दिन से आया हुआ है, पर भाभी लगने पर भी गोकुल की स्त्री के साथ उसने कोई खास बातचीत नहीं की थी। पर कांच टूटने की संध्या से दोनों में नए परिचय के संकोच की जो खाई थी वह दूर हो गई। नीरेन अच्छे घर का लड़का है। इस पर देहात में वह पहले पहल आया था, इसीलिए बिना संगी साथी के ये प्रवास वाले दिन अच्छी तरह कट नहीं रहे थे। हम उम्र भाभी के साथ परिचय का मार्ग सरल हो जाने के बाद से वह सवेरे शाम चाय पीते समय मिलता मिलाता था। तब से उसके दिन सहज आदान प्रदान की मधुरता से आनंदपूर्ण हो गए। उस दिन दोपहर को दुर्गा टहलने आई। उसने रसोई घर के दरवाजे से झांक कर कहा, चाची जी, क्या पका रही हो? बहू बोली, आ बेटी आ, जरा मदद दे दे, अकेले अब काम पूरा नहीं पड़ रहा है। दुर्गा बीच बीच में जब भी आती है तो चाची के काम में हाथ बटाती है। उसने मछली काटते हुए कहा, अच्छा चाची जी, तुम्हें ये केकड़े कहाँ से मिल गए? यह केकड़ा तो शायद खाया नहीं जाता। क्यों? खाया क्यों नहीं जाएगा? बीधू मल्लाहन कह रही थी कि सभी यह केकड़ा खाते हैं। तो चाची जी, तुमने क्या इन्हें खरीदा है? खरीदा क्यों नहीं, 5 पैसे में लिए। दुर्गा कुछ नहीं बोली। मन ही मन सोचती रही कि चाची जी हैं तो बहुत अच्छी, पर जरा बुद्धू हैं। भला इन केकड़ों को पैसे देकर कौन लेता है और खाता ही कौन है? बीधू ने सीधी सी देखकर ठग लिया। साथ ही सरला चाची पर उसका स्नेह और भी अधिक हो गया। स्वर्ण ग्वालिन ने जाकर घर में सुनाया था कि उस दिन गोकुल चाचा ने चाची के सिर पर खड़ाऊ मारी है। उस दिन वह भी नदी के घाट में नहाने गई थी। चाची नहाने आई तो सिर डुबाकर इसीलिए नहीं नहाई कि कहीं दुखने न लगे। उस दिन उसे बहुत दुख हो रहा था, पर वह कुछ बोली नहीं थी कि कहीं चाची जी झेप न जाएं और घाट के सारे लोगों के सामने जग हंसाई ना हो। फिर भी रायताई पूछ ही बैठी, बहू, तुम आज नहाई नहीं? चाची जी ने हंसकर उत्तर दिया था, नानी जी आज नहाऊंगी नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। चाची जी सोचती होंगी कि उन पर मार पड़ने की बात किसी को मालूम नहीं है, पर चाची जी के घाट से जाते ही रायताई बोली, देखा गोकुलवा की करतूत,
बहू को ऐसे मारा है कि सिर के बालों में खून जमा है। रायताई ने यह बहुत बुरा काम किया। जानती हैं तो जाने, पर इस तरह पूछने की जरूरत क्या थी, और लोगों में ढिंढोरा पीटने की क्या बात थी। मछली धोकर चलते समय दुर्गा ने सहमते सहमते कहा, चाची जी, तुम्हारे यहाँ चिवड़ा के लायक धान है? माँ कह रही थी अपू चिवड़ा खाना चाहता है। अब की हमारे यहाँ धान खरीदा नहीं गया। गोकुल की बहू ने चुपके से कहा, दोपहर के बाद आना। फिर दालान की तरफ इशारा करके बोली, सो जाएं तो आना। दुर्गा ने पूछा, चाची जी, तुम्हारे घर कोई आए हैं? मैंने उन्हें एक दिन भी नहीं देखा। तूने देवर जी को नहीं देखा? अभी वह कहीं गए हैं। शाम के समय आना, भेंट हो जाएगी। इसके बाद गोकुल की बहू हंसकर बोली, तेरे साथ देवर जी की शादी हो तो जोड़ी खूब फबेगी। दुर्गा लज्जा से लाल होकर बोली, धत। गोकुल की बहू फिर हंसकर बोली, धत क्यों? क्यों? हम लोगों की लड़की कोई खराब थोड़ी है। ला जरा देखूं। कहकर उसने दुर्गा की ठुड्डी पर हाथ रखकर उसका चेहरा ऊंचा करते हुए कहा, बिल्कुल देवी की तरह सुंदर मुखड़ा है। बाप गरीब है तो क्या हुआ? दुर्गा ने झटके से अपने को छुड़ाते हुए कहा, जाओ चाची जी, तुम जाने कैसी। बात को वह लगभग दौड़कर पीछे के दरवाजे से निकल गई। जाते जाते उसने सोचा, चाची जी में सारी अच्छी बातें हैं, पर जरा बुद्धू हैं। नहीं तो देखो ना, धत। दुर्गा भी गई ही थी कि स्वर्ण ग्वालिन दूध दोहने आई। बहू ने भीतर से ही कहा, अरे सरन, मेरे हाथ खाली नहीं है। बछड़ा बाहर के आंगन में पिटलू पेड़ से बंधा है, उसे ले आ, और सहन में लोटा मंजा रखा है। सखी मालकिन का पूजा पाठ इतनी देर में समाप्त हुआ। वह बाहर आकर उत्तर की ओर के स्थानीय काली मंदिर की तरफ मुंह फेर कर प्रणाम करते हुए घिघिया घिघिया कर बोलने लगी, दुहाई माता सिद्धेश्वरी, अच्छे दिन दिखाना, भवसागर पार कराना। माँ रक्षा करो, माँ, माँ, माँ। गोकुल की बहू ने रसोई घर से आवाज देते हुए कहा, फूफी जी, आपके लिए नारियल के लड्डू रखे हैं, दो एक खाकर पानी पी लीजिए। एकाएक सखी मालकिन ने सहन से पुकार कर कहा, बहू, इधर तो देख जा। आवाज सुनकर गोकुल की बहू के हाथ के तोते उड़ गए। वह सखी मालकिन से उतना ही डरती है जितना कोई यमराज से। ईश्वर ने सखी मालकिन को माया ममता का अंश दिया ही नहीं, ऐसा निस्संदेह कहा जा सकता है। सहन के कोने में इकट्ठे मंजे हुए बर्तनों पर झुककर उंगली दिखाती हुई सखी मालकिन बोली, देखो, जरा आंख से देखो, कुछ दिखाई दे रहा है? एकदम साफ पानी का दाग दिखाई दे रहा है। यहां से सरन लोटा उठा ले गई है। इसके बाद उस शूद्रा के छुए हुए बर्तनों को रसोई घर में ले जाकर दुनिया भर को भ्रष्ट किया गया है। धर्म कर्म सब नाश हो गया। सखी मालकिन हताश होकर सहन में बैठ गईं। उनके बैठने के ढंग से यह मालूम होता था कि लायक बेटे की मृत्यु खबर मिलती तो कोई इससे अधिक निराश क्या होता। कंगाल भुखमरों के घर की लड़की लाने का यही नतीजा होता है। भले आदमियों के तौर तरीके उसे आए कहां से, और वह उसे जाने ही कैसे? जो बर्तन मले तो यह नहीं देखा कि ठीक से झूठन साफ हुआ कि नहीं। 3 पहर होने को आए, सोचा कि जरा पानी पी लूं, पर यहां तो जूठन और शूद्र का छुपा हुआ ही है। फिर अभी नहाना पड़ता। खैरियत यह हुई कि लोटा नहीं छुआ। गोकुल की बहू दुखी होकर खड़े खड़े सोच रही थी, क्यों मैंने नाहक में मुंहजली सरन को लोटा उठा लेने के लिए कहा? स्वयं देती तो ठीक रहता। सखी मालकिन मुंह बिगाड़ते हुए बोली, खड़ी खड़ी देखती क्या हो? चलो रसोई की हंडिया फेंक दो, बर्तन फिर से मांजो, रसोई घर को फिर से लीपो। जाने किस कमबख्त घराने की लड़की आ गई जिसने घर का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। कहकर सखी मालकिन क्रोध के मारे थर थर कांपते हुए अपने कमरे में जा बैठी। बाहर की कड़ी धूप अब उनसे सही नहीं जाती थी। उनके आदेश के अनुसार सारे काम करते करते दिन ढल गया। जब गोकुल की बहू नदी में फिर नहाने गई तो भूख प्यास और परिश्रम के मारे उसका चेहरा एकदम कुम्हला गया था।
घाट में उस समय शाम की छाया घनी हो गई थी। उस पार से बड़े सेमर पेड़ पर धूप चमक रही थी। नदी के मोड़ पर एक पाल वाली नाव डांड चलाकर मोड़ लेती हुई घूमकर जा रही थी। उसके पतवार के पास एक आदमी खड़ा होकर कपड़ा सुखा रहा था। कपड़ा हवा में झंडे की तरह उड़ रहा था। बीच नदी में एक कछुआ मुंह उठाकर सांस लेकर ही फिर डुबकी लगा गया। सो ओ ओ ओ ओ हुश। नदी के पानी से जाने कैसी ठंडी ठंडी अच्छी सी गंध आ रही थी। नदी तो नन्ही सी है। उस पार की जमीन पर एक पनकौड़ी चिड़िया मछली पकड़ने के लिए बांस का जो दुजाला बनाया गया है उस पर बैठी है। इसी समय प्रतिदिन उसे अपने बचपन की याद आती है। पान कौड़ी डंगाए ओठों से, यानी पनकौड़ी पनकौड़ी जमीन पर उठो। गोकुल की बहू कुछ देर तक पनकौड़ी की तरफ देखती रही। माँ का चेहरा याद आता है। बात यह है कि संसार में अब उस पर स्नेह रखे ऐसा कोई नहीं रहा। माँ के मरने की उम्र थोड़े ही हुई थी। अपने गरीब पितृकुल में केवल एक गंजेड़ी भाई है, सो उसका कोई पता नहीं लगता कि कब कहाँ रहता है। पिछले साल दुर्गा पूजा के दिनों में वह यहाँ आकर 4 दिन रह गया था। वह लुका छिपी कर अपने भाई को अपने बक्स में जो थोड़ी बहुत पूंजी थी, चवन्नी दुवन्नी, दे देती थी। बाद में एक दिन वह अचानक गायब हो गया। उसके चले जाने पर मालूम हुआ कि उसने एक शॉल बेचने वाले पठान से एक शॉल उधार में खरीद कर अपने बहनोई का नाम लिखा दिया था। जब यह बात खुली तो कोहराम मच गया। पितृकुल की बड़ी बड़ी आलोचनाएं हुई और अपमान हुए। तब से भाई का कोई पता नहीं है। पर असहाय आवारा भाई के लिए संध्या समय कभी कभी एक हुक सी उठती है। सुनसान मैदान वाले रास्ते की तरफ देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे गृहहीन चिरपथक भाई शायद दूर की किसी निर्जन पगडंडी में अकेला चला जा रहा है। रात को ठहरने के लिए भी कोई जगह नहीं है और न कोई उसकी सुधि लेने वाला है। हृदय कचोटने लगता है और आंखों में आंसू आ जाने के कारण नदी का पानी, मैदान, घाट, उस पार के सेमर का वृक्ष, मोड़ पर की बड़ी नाव सब अस्पष्ट हो जाते हैं। उस दिन अपू मल्लाहों के टोले में कौड़ी खेलने गया था। दिन के 2 या 2:30 से कम नहीं बजे होंगे। धूप बहुत तेज थी। पहले वह तिनकौड़ी मल्लाह के घर पर गया। उसका लड़का बका अमरूद के नीचे खपच्ची छील रहा था। अपू ने कहा, अरे कौड़ी खेलेगा? खेलने की इच्छा रहने पर भी बंका ने कहा कि मुझे अभी नाव पर जाना है, खेलूंगा तो बापू नाराज होंगे। वहां से अपू रामचरण मल्लाह के घर पर गया। रामचरण सहन में बैठकर तमाकू पी रहा था। अपू ने पूछा, हृदय घर पर है क्या? रामचरण बोला, क्यों पंडित, हृदय से क्या लेना है? क्या कौड़ी खेलोगे? अच्छा जाओ, हृदय घर पर नहीं है। दोपहर के समय घूमते घूमते अपू का चेहरा लाल पड़ गया और भी कई जगह गया, कहीं भी उसका काम नहीं बना। अंत में घूमते घूमते बाबूराम पाडोई के घर के पास इमली के नीचे पहुंचा तो वहां उसका चेहरा खिल गया। बात यह थी कि इमली के पेड़ के नीचे कौड़ी के खेल का अड्डा जमा था। वहां इकट्ठे लड़कों में सभी मल्लाहों के लड़के थे। हाँ, ब्राह्मण टोले का पटु भी था। अप्पू के साथ पटु का कोई मेल मिलाप नहीं था, क्योंकि पटु का घर जहां था, अप्पू का घर वहां से बहुत दूर था। पटु अप्पू से कुछ छोटा है। अप्पू को यह अच्छी तरह याद है कि वह पहले पहल जिस दिन प्रसन्न गुरु जी की पाठशाला में भर्ती होने गया था, उस दिन उसने इस लड़के को ही निश्चिंत होकर ताड़ का पत्ता मुंह में भरकर चबाते देखा था। अप्पू ने उसके पास जाकर कहा, कितनी कौड़ियां? पट्टू ने कौड़ी की थैली निकाल कर दिखाई। लाल सूत की बुनी हुई छोटी सी थैली थी। यह उसकी बड़ी प्रिय चीज थी। बोला, 17 लाया हूं। इनमें से 7 सुनहली हैं। जो हार जाऊंगा तो और ले आऊंगा। कहकर उसने मुस्कुराकर थैली दिखाते हुए कहा, इसमें 4 बीसी कौड़ियां आ सकती हैं। खेल शुरू हुआ। पहले पटु हार रहा था, फिर वह जीतने लगा। अभी कुछ ही दिन हुए पटु ने यह बात जान ली थी कि कौड़ी के खेल में उसका निशाना कभी चूकता नहीं है, इसीलिए वह दिग्विजय की उच्चाकांक्षा लेकर इतनी दूर आया था।
खेल के नियमानुसार पटु के ऊपर से एक बड़ी कौड़ी से निशाना मारते ही जैसे कौड़ी भन्न से घूमते घूमते घर के आगे से निकल जाती है, तैसे ही उसकी बाँछें खिल जाती हैं। बाद में वह जीती हुई कौड़ियों को थैली के अंदर रखकर लोभ और खुशी के मारे बार बार थैली की ओर देखकर यह अनुमान लगाता था कि उसके भरने में अब कितनी देर है। मल्लाहों के कुछ लड़कों ने आपस में सलाह की। एक ने पटु से कहा, तुम्हें और एक हाथ फासले से मारना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा निशाना बहुत तेज है। पटु बोला, वाह, ये भी कोई बात हुई? निशाना तेज रहना कोई बुरी बात थोड़ी है। तुम लोग भी जीत लो, मैं किसी को रोकता थोड़े ही हूं। बाद में उसने चारों तरफ दृष्टि दौड़ा कर देखा तो मल्लाह के सब लड़के एकजुट हो गए थे। पटु ने मन ही मन सोचा कि मैंने कभी इतनी कौड़ियां नहीं जीती, आज वहीं खेल खत्म करना चाहिए और खेले की है कौड़ियां घर नहीं जाने की। फिर कहीं एक हाथ दूर से मारना पड़ा तो बिल्कुल हार जाऊंगा। सोचकर वह एकाएक छोटी थैली को हाथ में उठाकर बोला, मैं एक हाथ दूर से निशाना लेकर नहीं खेलूंगा, मैं घर जाता हूं। बाद में उसने मल्लाहों के लड़कों का रंग ढंग और आंखों की निष्ठुर दृष्टि देखी तो उसने अपने अनजाने में ही कौड़ी की थैली को कसकर पकड़ लिया। एक लड़का आगे बढ़ता हुआ बोला, पंडित, ये नहीं होने का, जीतकर भागोगे क्या? साथ ही साथ उसने एकाएक पटु के थैली वाले हाथ को पकड़ लिया। पटु ने हाथ छुड़ाने की चेष्टा की पर छुटा नहीं पाया। दुखी होकर बोला, ये क्या बात है, हाथ क्यों पकड़ते हो? छोड़ दो। किसी ने पीछे से एक धक्का मारा जिससे वह गिर पड़ा, पर उसने कौड़ी वाली थैली नहीं छोड़ी। वह समझ गया था कि ये लोग इसे छीनना चाहते हैं। जमीन पर गिरकर भी उसने थैली को पेट से दबाने की चेष्टा की, पर एक तो वह कम उम्र का था, दूसरे ताकत भी कम थी। वह मल्लाहों के तगड़े और उम्र में बड़े लड़कों से कब तक जूझता। हाथ से कौड़ी की यह थैली बहुत पहले ही गिर पड़ी थी और कौड़ियां बिखर गई थी। अपू पटु की यह गत बनते देखकर शुरू में कुछ खुश ना हुआ हो, ऐसी बात नहीं, क्योंकि वह भी बहुत कौड़ियां हार चुका था। पर पटु को गिरते देखकर, विशेषकर असहाय हालत में मार खाते देखकर उसका दिल धक से हो गया। वह भीड़ में घुसते हुए बोला, ये छोटा लड़का है, इसे तुम क्यों मारते हो? छोड़ दो। इसके बाद वह पटु को मिट्टी पर से उठाने लगा, पर किसी ने पीछे से एक घूंसा जमा दिया तो उसे कुछ देर तक कुछ दिखाई नहीं पड़ा। इसके बाद जो धक्कम धक्का मची उसमें वह भी मिट्टी पर गिर पड़ा। उस दिन अपू की बुरी गत बनती क्योंकि उसके स्त्रियों जैसे हाथों और पैरों की कोई विशेष ताकत नहीं थी, पर उसी मौके पर नीरेन के इस रास्ते से आ जाने के कारण विपक्षी दल 9-2-11 हो गया। पटु को बहुत चोट आई थी। नीरेन ने उसे मिट्टी पर से उठाकर बदन की धूल झाड़ दी। थोड़ा संभल कर उसने चारों तरफ देखा तो बिखरी हुई कौड़ियों में से 2 ही 4 बाकी थी। थैली का कहीं पता नहीं था। बाद में उसने अपू के पास आकर कहा, अपू भैया, तुमको ज्यादा तो नहीं लगी? नीरेन ने दोनों को इस भरी दोपहरी में मल्लाह टोले में आकर कौड़ी खेलने के लिए डांट बताई। नीरेन ने मोहल्ले के लड़कों को लेकर वक्त काटने के लिए अन्नदा राय के चौपाल में पाठशाला खोली थी। उसने उन दोनों से कहा कि कल से तुम लोग मेरी पाठशाला में आया करो। पटु चलते चलते यही सोच रहा था, मेरी वह कौड़ियों की थैली कितनी सुंदर थी। उस दिन कितनी मुसीबतों के बाद वह छिबाज से मिली थी और अब वह गई। जो मैं जीतने के बाद ना खेलूं तो उनके बाबा का क्या? मेरी खुशी है, खेलूं या ना खेलूं। घर में प्रवेश करते ही अपू ने दुर्गा से कहा, दीदी, शिवली पेड़ के नीचे तने के पास मैंने एक डेढ़ी खपच्ची रखी थी, क्या तुमने ही उसके 2 टुकड़े कर दिए? दुर्गा ने ही उसे तोड़ा था। बोली, बड़ी भारी खपच्ची थी, इस पागलपन की भी कोई हद है? बांस की झाड़ी खोजने पर ऐसी जाने कितनी खपच्चियां मिल जाएंगी। क्या खपच्चियों का कोई अकाल थोड़े ही पड़ा है? अपू ने लज्जित होकर कहा, अकाल नहीं तो क्या है? तो वैसी एक खपच्ची ला तो दे, मैं खोज खाज कर ले आऊंगा और तू उसे तोड़ देगी। ये अच्छा तमाशा रहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। दुर्गा बोली, तू जितनी मांगे उतनी ला दूंगी, रोता क्यों है? टेढ़ी खपच्ची अपू के जीवन की एक अद्भुत वस्तु है। सूखी, हल्की, एक तरफ से पतली और दूसरी तरफ से मोटी टेढ़ी खपच्ची हाथ में लेकर अपू का मन पुलकित हो जाता है। मन में न जाने कितनी कल्पनाएं हिलोरें लेने लगती है। इस प्रकार की एक टेढ़ी खपच्ची हाथ में लेकर वह किसी किसी दिन
सारा सवेरा या शाम अपने आप बांस की झाड़ी की पगडंडियों में या नदी किनारे टहलता रहता है। कभी वह राजकुमार है तो कभी तम्बाकू बेचने वाला, कभी पर्यटक तो कभी सेनापति, कभी महाभारत का अर्जुन बन जाता है और मन ही मन वह धीरे धीरे उस काल्पनिक घटना के अनुरूप बातें करता रहता है जिन्हें वह अपने जीवन में घटित देखना चाहता है। खपच्ची जितनी ही हल्की और नाप के अनुसार टेढ़ी होती है, उसके मन में आनंद और कल्पना उतनी ही रंगीन बन जाती है। इसीलिए वह जानता है कि उस तरह की खपच्ची जुटाना कितना कठिन है। जाने कितनी खोज तपास करनी पड़ती है, तब जाकर एक खपच्ची हाथ आती है। अपू इस बात की भरसक कोशिश करता है कि कोई यह न ताड़ पाए कि वह टेढ़ी खपच्ची हाथ में लेकर इस तरह कल्पना राज्य में विचरण करता रहता है। ऐसी हालत में लोग उसे अपने ही आप से बातचीत करते देखें तो उसे या तो पागल समझेंगे या और कुछ। इसी कारण वह जहां तक बन पड़ता है या लोग वहां अचानक आ सकते हों, वह ऐसे स्थानों को बचाकर नदी किनारे या निर्जन बांस के जंगल में या अपने मकान के पीछे वाली इमली के नीचे जाता है। वह चाहता है कि ऐसी हालत में उसे कोई न देखे। इसके लिए वह भरसक प्रयत्न करता है। जो एकाएक कोई आ भी पड़ता है तो वह शर्म से जीभ काट कर हाथ वाली खपच्ची को डाल देता है ताकि कोई कुछ गलत न समझ जाए। हाँ, उसकी दीदी को यह रहस्य मालूम है। दीदी ने उसे ऐसी हालत में 2-4 बार देख लिया था, इसीलिए उससे फिर क्या छिपाना। इसीलिए उसने टेढ़ी खपच्ची की बात दीदी से साफ पूछ ली। कोई दूसरा होता तो शर्म के मारे अपू कभी इस बात का उल्लेख नहीं करता। यद्यपि अपू के पास टेढ़ी खपच्ची के रहस्य भरे संबंध का कोई भी नहीं जानता, फिर भी अपू को ऐसा मालूम होता है कि सभी इस बात को जानते हैं और उसने खपच्ची का उल्लेख किया कि लोग उसे बनाना शुरू करेंगे। कौन इस बात को समझेगा कि हाथ में एक टेढ़ी खपच्ची पाने पर वह बिना खाए पिए नदी के किनारे या किसी सुनसान जंगली रास्ते में बहुत ही मजे में सारा दिन अकेला काट सकता है। उसने दीदी से अनुरोध किया था, दीदी ये बात माँ से न कहना। दुर्गा ने नहीं कहा था। वह जानती है कि अपू पगला है, उस पर बड़ी ममता लगती है। छोटा सा बुद्धू भैया है, माँ को भला यह बातें क्यों बताना। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियाँ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।